नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई शांति वार्ता का नवीनतम दौर बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर वार्ता में बाधा डालने और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर डालना चाहता है, जबकि खुद कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने साफ किया कि अफगानिस्तान किसी को भी अपनी भूमि का उपयोग किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि अफगान लोगों की रक्षा करना सरकार का इस्लामी और राष्ट्रीय कर्तव्य है और किसी भी हमले का मजबूत जवाब दिया जाएगा। वहीं अफगान मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अफगानों के धैर्य की परीक्षा न ले। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि वार्ता बिना नतीजे के समाप्त हुई और अगले दौर की कोई योजना नहीं है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की दोगली नीति और धमकी भरा रवैया दोनों देशों के रिश्तों को टकराव की ओर धकेल रहा है, जबकि सीमा पर तनाव अभी भी बरकरार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन सेवा के उद्घाटन में छात्रों से कथित रूप से आरएसएस का गणगीत गवाने पर दक्षिण रेलवे की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य अत्यंत विरोधनीय और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। विजयन ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम में आरएसएस का गीत गाना धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करता है और रेलवे जैसी राष्ट्रीय संस्था का राजनीतिक इस्तेमाल अस्वीकार्य है। उन्होंने जनता से इसका विरोध करने की अपील की। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी रेल मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा और इसे भारतीय रेलवे का दुरुपयोग बताया। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने भी इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए रेलवे पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। वहीं सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, जिसके छात्रों ने यह गीत गाया था, ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि गीत देशभक्ति से प्रेरित था, न कि किसी संगठन से जुड़ा हुआ। स्कूल ने कहा कि गीत भारत माता की स्तुति और अनेकता में एकता का संदेश देता है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सड़क पर वीवीपैट पर्चियां बिखरी मिलने के मामले पर शनिवार को चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया। आयोग ने कहा कि ये असली नहीं बल्कि नकली पर्चियां थी, जो मतदान से पहले ईवीएम की जांच के दौरान निकाली जाती हैं। आयोग ने समस्तीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया और लापरवाही के आरोप में संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले आरजेडी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया था कि केएसआर कॉलेज के पास बड़ी संख्या में वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी गई। पार्टी ने सवाल किया कि ये पर्चियां किसके इशारे पर फेंकी गई और चुनाव आयोग चुप क्यों है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि पर्चियां कब्जे में ले ली गई हैं और जांच के लिए 2 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र के मुंडवा जमीन घोटाले के बीच राज्य से एक और नया जमीन घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मीरा भयंदर में लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की 4 एकड़ जमीन केवल 3 करोड़ रुपए में खरीदी है, ताकि वहां एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जा सके। वडेट्टीवार का कहना है कि जमीन की असली बाजार कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है और यह मामला बिल्डरों और नेताओं से जुड़ी जमीन अनियमितताओं का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र को लूटते हैं और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम चुप रहें। वहीं आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री प्रताप सरनाइक ने सभी दावों को खारिज किया और कहा कि उन्हें ऐसी किसी जमीन की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं खुद यह देखने गया कि यह जमीन कहाँ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मैंने खरीदी है। उन्होंने कहा कि वह विजय वडेट्टीवार से सबूतों का इंतजार करेंगे और फिर जवाब देंगे। इस बीच राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि सरकार तभी कार्रवाई करेगी जब औपचारिक शिकायत दर्ज की जाएगी, केवल मीडिया में बयान देने से नहीं। बावनकुले ने आगे कहा कि ये लोग शिकायत दर्ज करने से अधिक मीडिया के जरिए आरोप लगाने में समय लगाते हैं। अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो हम उसकी जांच का आदेश दे सकते हैं। हाल ही में हुए पुणे जमीन मामले को ही देख लीजिए। जब यह मुद्दा उठाया गया तो राज्य सरकार ने एक समिति बनाई और जांच शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की चुनावी रैलियों में कट्टे की सरकार वाला बयान देकर सियासी बहस छेड़ दी है। मोदी ने अपने भाषणों में तुकबंदी करते हुए कहा कि बिहार की जनता अब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन वाली सरकार नहीं चाहती।
हालांकि जब वे औरंगाबाद में यह भाषण दे रहे थे, उसी वक्त पटना में एक बैंक के पास कट्टे से फाइनेंस कंपनी के अधिकारी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए गए। हाल के महीनों में बिहार में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। गयाजी में भाजपा नेता के बेटे की हत्या, पटना के एक उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या और मोकामा में गोलीकांड जैसी वारदातों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है। वहीं मोदी कट्टा संस्कृति को मुद्दा बनाकर आरजेडी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके शब्द खुद एनडीए सरकार की विफलता को उजागर कर रहे हैं। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध 80% बढ़े हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पाकिस्तान संघर्ष को रोकने में भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद किया। अजरबैजान में विजय दिवस परेड के दौरान शरीफ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की साहसिक और निर्णायक लीडरशिप की वजह से दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, जिससे दक्षिण एशिया में शांति बहाल हुई और एक बड़ा युद्ध टल गया। उन्होंने कहा कि इस हस्तक्षेप से लाखों लोगों की जानें बची। हालांकि भारत लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि संघर्ष को रोकने में किसी तीसरे देश या व्यक्ति की भूमिका रही। ट्रंप इससे पहले कई बार दावा कर चुके हैं कि मई में उनकी मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चला सैन्य संघर्ष समाप्त हुआ था। रविवार को दिल्ली के लोग फिर जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर रहे। राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 392 दर्ज हुआ, जबकि कई इलाकों जैसे अलीपुर, ITO, नेहरू नगर और वजीरपुर में यह 400 से ऊपर पहुंच गया। इससे दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक शनिवार शाम को 24 घंटे का औसत AQI 361 रहा, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने दावा किया कि इस साल नवंबर के पहले हफ्ते में पिछले साल की तुलना में हवा कुछ बेहतर रही है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी उपायों और नागरिकों के सहयोग से अभी तक ग्रैप 3 जैसे कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं नोएडा, गाजियाबाद में इस अक्टूबर की हवा पिछले 5 सालों में सबसे खराब दर्ज की गई। प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों का धुआं, निर्माण धूल और पटाखों का धुआं बताया गया। प्रदूषण के प्रमुख तत्व PM 2.5 और PM 10 है, जो फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। ट्रंप ने यह फैसला इस दावे के आधार पर लिया कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों को अधिकतर विशेषज्ञों ने निराधार बताया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह शर्मनाक है कि G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है, जहां अफ्रीका नर यानी डच, फ्रांसीसी और जर्मन प्रवासियों के वंशज समुदाय के लोगों की हत्या की जा रही है और उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ये मानवाधिकार उल्लंघन जारी रहेंगे, कोई भी अमेरिकी अधिकारी इस बैठक में शामिल नहीं होगा। बता दें कि G20 सम्मेलन इस महीने के अंत में जोहान्सबर्ग में होना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय ने इस फैसले को खेदजनक बताया और कहा कि देश में किसी तरह का जनसंहार नहीं हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.